बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक एक करके पूरा सच सामने आ रहा है और जानकारी ये आ रही है कि हाथरस में किस पैमाने पर जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। यूपी को जलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हाथरस कांड के बाद दंगे की साजिश का भंडाफोड़ है। दंगे के लिए जुटाया जा रहा था 100 करोड़ का फंड। पीएफआई को मॉरिशस रूट से 50 करोड़ रुपए मिले। टेरर फंडिंग को लेकर सीएम योगी का ये बड़ा बयान है। साजिश करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, किस तरह से 100 करोड़ रुपए, सोचिए 100 करोड़ रुपए, यानी आने वाले पूरे वक्त के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान तैयार किया जा रहा था ताकि जातीय हिंसा में यूपी को झोंक दिया जाए हाथरस के बहाने। बिल्कुल अंजना है कि ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के सूत्रों की माने तो 100 करोड़ रुपए जिस तरीके से भेजा जा रहा था, जिसमें से 50 करोड़ रुपए पीएफआई के पास आ चुके थे। इन तमाम पैसों के जरिए किस तरीके से पीएफआई पूरे दंगों की साजिश रच रहा था और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दहलाने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा था, इसका खुलासा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें ईडी भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। पहले ही कह दिया गया था कि विदेशों से फंडिंग इस पूरे मामले को लेकर के हो रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बार इस बात को उन्होंने कहा था। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हाथरस, जहां पर जो यहां के आम लोग हैं, उनका यह कहना है कि ये हमेशा से शांत शहर रहा है और यहां इस तरीके से किसी भी तरीके की साजिश नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से खुलासा हो रहा है कि मॉरिशस रूट के जरिए, यानी विदेशों से फंडिंग इस पूरे मामले को लेकर के हो रही थी और यहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं मथुरा के टोल प्लाजा से। तो ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से पूरी साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा उत्तर प्रदेश सरकार और ईडी की तरफ से इस पूरे मामले में किया जा रहा है। हाथरस को बहाना बनाकर जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश का, ये साजिश का एक तरह से कहिए खुलासा। 4 सदस्यों की गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो कथित तौर पर पीएफआई का वाइस प्रेसिडेंट है और साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अब्दुल सलाम उसका नाम है, उसकी तलाश में अब पुलिस है। ये रिपोर्ट जल्दी से देखिए, आपको लिए चलेंगे। हमारे दोनों सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह और कुणाल झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाथरस से। हमारी न्याय के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। दोषी जो है वो मतलब छूटना नहीं चाहिए और निर्दोष है उनको सजा नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सम्मान दो। ये हाथरस को जलाने की जो साजिश हो रही है, ये जांच का विषय है। हमारे जो निर्दोष बच्चे उनको नहीं फंसाया जाए और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। क्या हमें नहीं है दर्द? हमारी भी तो बच्ची है। उन्होंने क्यों दंगा प्रसाद किया? अभी तक हमारे जिले में ऐसी घटनाएं हुई, कितना बड़ा कांड हुआ हो, ये केवल राजनीतिक पार्टी कर रही है। हाथरस की बेटी के लिए एक तरफ इंसाफ की लड़ाई चल रही थी, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के षड्यंत्र का भी पर्दाफाश हो रहा है। सरकारी साजिश को बेनकाब करने के लिए साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में जुटी है। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे
जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विश्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं, ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का आरोप लगा है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर। देश की सुरक्षा एजेंसियों को इस संगठन के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल सलाम की तलाश है। हाथरस में साजिश को लेकर फंडिंग में अब्दुल सलाम की तलाश चल रही है। सीएए को लेकर हिंसक प्रदर्शन में भी अब्दुल सलाम का नाम आ चुका है। आरोप है कि अब्दुल सलाम ने पैसे देकर हिंसक आंदोलन करवाया था। अब्दुल सलाम मंजेरी में केरल राज्य विद्युत बोर्ड के रीजनल ऑडिट दफ्तर में काम करता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल सलाम से प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली दंगों को लेकर पूछताछ की थी। उस वक्त शक था कि दिल्ली दंगों को लेकर फंडिंग का इंतजाम अब्दुल सलाम ने किया हुआ था। हाथरस के मामले में जांच करते हुए जांच एजेंसियों का कहना है कि अब्दुल सलाम हो सकता है कि हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश में फंडिंग का इंतजाम किया था। उधर पीएफआई के जिन 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें पुलिस ने आज अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन लोगों को मंगलवार की शाम पुलिस ने मथुरा से हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया था। मथुरा के मांड थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से इनकी गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाने के नगला गांव का रहने वाला है। दूसरा शख्स सिद्दीकी मल्लापुरम के बेंगारा का रहने वाला है। तीसरा शख्स मसूद अहमद बहराइच जिले के जरवल का रहने वाला है और चौथा आलम रामपुर के घेर फतेह खान गांव का रहने वाला है। इन चारों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध साहित्य बरामद हुए। हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश कई स्तर पर रची गई, यानी एक साजिश नाकाम हुई तो दूसरी कामयाब हो जाए। साजिश नंबर 1, हाथरस कांड को दलित बनाम सवर्ण करके जातीय संघर्ष में झोंक दिया जाए। साजिश नंबर 2, हाथरस में सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन जैसे प्रदर्शन किए जाएं। साजिश नंबर 3, वेबसाइट पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें डालकर सरकार को बदनाम किया जाए। साजिश नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश की जाए। साजिश नंबर 5, हाथरस की पीड़िता के परिवार को मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की जाए। और साजिश नंबर 6, मास्क लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाया जाए। हालांकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। Popular Front of India strongly condemns the attempt of the Uttar Pradesh government to link Popular Front of India with the allegation that we are trying to incite communal and caste violence. So this is highly deplorable and it is an attempt by the Uttar Pradesh government to divert the attention. अब पीएफआई चाहे जितनी सफाई दे ले, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस के पास सबूतों का अंबार है। ये तो गनीमत थी कि इनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया, वरना ये तो हाथरस को हिंसा की आग में दहकाने की साजिशों में लगे हुए थे। मथुरा में मदन शर्मा, मुंबई से मुनीश पांडे के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। ये खुलासा तो साफ हो रहा है कि ये इंटरनेशनल साजिश थी। 100 करोड़ रुपए की बात है और बताया जा रहा है कि मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए थे। देखिए इस रिपोर्ट में आप समझेंगे कैसे ये मामला बड़ा होता चला गया। पहले 50 करोड़ की जानकारी आई, अब 100 करोड़ की फंडिंग और अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच करेगा। हाथरस कांड में साजिश की सुपारी, यूपी को दहलाने के लिए विदेशी फंडिंग, यूपी में 100 करोड़ वाली साजिश। जी हां, उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए पीएफआई बहुत बड़ी साजिश कर रहा था। साजिशों के परतें अब खुलने लगी हैं। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने के लिए पीएफआई को 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा की फंडिंग हुई थी।
इसमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए थे। ये पैसे किसने भेजे, किस तरह भेजे, इसका पता अभी तक नहीं चला है। हाथरस रेप और मर्डर के बाद जो तमाम प्रदर्शन और धरना हुए और इसके अलावा सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के सरकार ने दावा किया है कि इसके लिए बाहर से बाकायदा फंडिंग हुई थी। ये फंडिंग 100 करोड़ रुपए की हुई थी, जिसमें अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। इससे पहले यूपी सरकार ने कहा कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई थी जिसमें ये भड़काऊ बयान पोस्ट किए गए, जिससे कि लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, धार्मिक उन्माद हो और आपस का जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो। अब प्रवर्तन निदेशालय हाथरस में जातीय हिंसा की साजिश के तह तक जाने की कोशिशों में जुटा है। पूरी साजिश के केंद्र में पीएफआई है, जिसके 4 सदस्य मथुरा से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके बारे में भी खुलासा हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें काफी लोग हैं यहाँ से, लेकिन ये विदेश तक का कांटेक्ट लग रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल सकता, क्योंकि शुरू से ये ऐसा लग रहा था कि फंडिंग हो रही है, दंगे करवाना चाह रहे हैं यहाँ जातिवाद के ऊपर। जो राजनीतिक पार्टी आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि यहाँ दंगे हों। शक था शुरू से, बिल्कुल मैम शक था। और दूसरी बात, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है यहाँ। हाथरस में जातीय हिंसा भड़काने के इंटरनेशनल साजिश के कई सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। साजिश रचने वाले हाथरस में जातीय हिंसा भड़काकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करना चाहते थे। जिस वेब पोर्टल के जरिए दंगा भड़काने वाली वेबसाइट चल रही थी, उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर्स के दौरान हुआ था। ऐसे ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हांगकांग के प्रदर्शन के दौरान भी इस्तेमाल हुआ था, जिसको ट्रैक करना आसान नहीं है। जो वेब प्लेटफॉर्म इस मामले में निशाने पर है, वो मुख्य रूप से अमेरिकी हैं। सरकारी सूत्रों ने आज ये जानकारी दी कि पीएफआई को इस मामले में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और ये सब मॉरिशस के रास्ते उन तक पहुंचा है। यही नहीं, अब तक हाथरस के बहाने पीएफआई और उस जैसी दूसरी संगठनों को तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है और ये सारी फंडिंग मॉरिशस और खाड़ी के देशों के अलावा भारत से भी हुई है। साजिश के तह तक जाने के लिए इस मामले में ईडी सच का पता लगा रही है। दंगा फैलाने को लेकर की गई फंडिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। जल्द मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी है। हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने के लिए जिस जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया, उसकी सभी गतिविधियां अब जांच के घेरे में है। वेबसाइट किसने बनाई, किस मकसद से बनाई, इसका पता लगाया जाएगा। अब तक इस वेबसाइट से कितना पैसा इकट्ठा किया गया है, जो पैसा आया है उसका इस्तेमाल कहां, किस तरीके से किया गया, किन खातों में ये पैसे आए, इसकी जानकारी भी खंगाली जा रही है। हाथरस की पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 153A के तहत भी केस दर्ज किया है। इसी धारा में पीएमएलए का सेक्शन भी लागू होता है, जिसमें वेब पोर्टल द्वारा किसे पैसा मिला, किसने दिया और कहां से आया जैसी चीजों को परखा जाएगा। इस दौरान कई जांच एजेंसियों की मदद ली जाएगी, जो आईपी एड्रेस खंगालने, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वेबसाइट, वेब लिंक जैसे तारों को जोड़ पाएं। हाथरस में जातीय हिंसा की साजिश पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। क्योंकि अब सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं, तो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए एक जातिगत दंगा कराने का प्रयास था। ये भारत सरकार से मांग करेंगे कि इस संस्था को भी जांच करके इनके लोग जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस संस्था को भी आतंकी संगठन की तरह बैन किया जाना चाहिए। इसको भी डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि पीएफआई भी हमारे देश में आतंकी संगठन है। गलत कामों के लिए अगर इंटरनेशनल फंडिंग हमारे देश के अंदर में आ रही है तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये सरकार के तंत्र की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की फंडिंग हमारे देश में आने के पहले उसका पता लगा ले। अगर सरकार का तंत्र ये पता लगाने में नाकाम होता है समय से पहले, तो हमारे देश के लिए, हम सब के लिए चिंता का विषय होता है कि सरकार का तंत्र फेलियर है। उधर ईडी को शक है कि पीएफआई के जो सदस्य दिल्ली के दंगों की साजिश में सक्रिय थे, वही हाथरस में भी आग लगाने का षड्यंत्र रच रहे थे। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब आइए आपको लिए चलते हैं हाथरस के बूलगढ़ गांव। वहां हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने बातचीत की गांव वालों से। एक तरफ दंगे फैलाने की साजिश, दूसरी तरफ पीएफआई का नाम आना, इन सब पर क्या सोचते हैं गांव वाले, सुनिए। दोषियों को दंड मिले और निर्दोष फंसाए न जाएं। निर्दोष फंसाए न जाएं, लेकिन इसकी आड़ में कोई चाह रहा था कि दंगा हो। हाँ, दंगा हो, चाह रहा था। बिल्कुल चाह रहा था। कुछ पक्ष चाह रहे थे जी, कुछ पक्ष नहीं, कांग्रेस और कांग्रेसी दल
आज शिवराज जी बने तो साफ साफ उन्होंने कह दिया 2 इधर के मरेंगे 2 उधर के मरेंगे। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर राजनीति करने के लिए आएंगे तो लाशों पर राजनीति करेंगे। हाथरस को चाहिए क्या? हाथरस को इंसाफ चाहिए या ये बवाल चाहिए? हाथरस को न्याय चाहिए, बवाल से किसी को बिल्कुल मतलब नहीं है। और यह शिवराज जीवन का जो वीडियो वायरल है जिसमें वो दंगे की बात कर रहे हैं कि हम तो दंगा करके रहेंगे चाहे कैसे भी करें, 2 इधर से मरेंगे 2 इधर से मरेंगे। और इसी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज अगर आप प्लान करते हैं तो उसको बख्शा नहीं जा सकता है। यहाँ पर एक बच्ची की जान गई, हर कोई जानना चाहता है कि हुआ क्या था, असली दोषी जो है उसे सजा मिले। क्यों एक बच्ची की इस तरीके से जान चली गई है? लेकिन अगर इस तरह से एक लाश के ऊपर कोई साजिश रचने की कोशिश करेगा तो जनता जवाब देती। मैम यहाँ पे तो सीधा साजिश ही रची गई है, पॉलिटिक्स हो रही है। डे 1 से FIR हुई, सारा काम हुआ। और योगी जी की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, यहाँ पे सब किया, डे 1 से ही हो रहा है सारा कुछ। यहाँ पे अभी तो फिलहाल कल गवर्नमेंट ने बताया था PFI की फंडिंग हो रही है, PFI के तार जुड़े हुए हैं यहाँ से। मैम इंसाफ के लिए जांच होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और ये यहाँ पे बस हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग की जा रही है। हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी? यस मैम, हो रही थी। आपको लग रहा है? मैडम फंडिंग का तो जो मामला है जांच का विषय है, परंतु हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ कुछ लोगों की जरूर साजिश रही है दंगा भड़काने की और जातीय संघर्ष मतलब हिंसा कराने की। हाँ, लेकिन यहाँ पर सौहार्द है जी। हम ये चाहते हैं, अब तो हमको कांग्रेस से इतना डर लगने लगा है जितना डर हमें चीन से और पाकिस्तान से भी नहीं है। योगी जी भी PFI का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं जी। तो स्वराज जीवन तो मैडम कांग्रेस का ही है ना? अच्छा, हाँ, स्वराज जीवन तो कांग्रेस का ही है ना, बताइए। कांग्रेस का गुंडा है स्वराज जीवन, जो पैसे देकर ये कह रहा है कि मुझे पैसा दो, मैं मरवाता हूँ, यहाँ पर दंगे फसाद कराता हूँ, 2 उनके मरेंगे तो 2 हमारे मरेंगे। आप लोगों का आश्वासन बहुत जरूरी हो जाता है कि पीड़ित परिवार यहाँ सुरक्षित है। मैम यहाँ सुरक्षित है सब, बस यहाँ पर पॉलिटिक्स ना हो, न्याय हो। हमें तो न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, सब सुरक्षित है यहाँ। परिवार सुरक्षित है यहाँ पे मैम, परिवार एकदम सुरक्षित है। बस राजनीतिक जो लोग हैं वो असुरक्षा फैला रहे हैं, वही कहते हैं कि यहाँ असुरक्षा है, यहाँ पे अछूत है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर सोशल रिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे लोगों के बीच में दूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो जो कहते हैं वो उनका मानना है, लेकिन एक्चुअल में आप यहाँ पे हैं सुरक्षित है। सुरक्षित है मैडम, पहले भी सुरक्षित था। अगर सुरक्षित नहीं होता तो ये पहले ही चले गए होते यहाँ से। ये जो लोग आ रहे हैं ना, जो इनके पास कहीं मन में ऐसा द्वेष, कुछ इस तरह की चीजें हो रही हो, उनको ऐसा लग रहा हो, तो आप अपनी तरफ से इसी गांव के बाशिंदे होने के नाते क्या आश्वासन दे सकते हैं? हम उनको आश्वासन दे सकते हैं कि यहाँ पे कोई भेदभाव या सांप्रदायिक रंग नहीं है, ना इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करें। हमें ना राजनीति और ना राजनीतिकरण से कोई मतलब नहीं है मैडम, ना हम राजनीति और राजनीतिकरण को जानते हैं ना पहचानते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इस हाथरस को जलने के लिए न छोड़ा जाए, सांप्रदायिक रंग इसको न दिए जाए, हम यही चाहते हैं। सरकार से भी हमारी यही इच्छा प्रकट करते हैं कि सांप्रदायिक रंग में इसको ना दिया जाए और ना ही इसको जलाया जाए। हाथरस को बिल्कुल न जलाया जाए। जैसा हाथरस शांत था वैसे ही शांत पहले से। पीड़िता के परिवार को आश्वासन, एक गांव वाले होने के नाते कि हम भी यहाँ रहते हैं, आश्वासन देना चाहेंगे कुछ? हाँ, देना चाहेंगे। आश्वासन ये है कि हमें न्याय मिले, न्याय चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं। पीड़िता के परिवार सुरक्षित महसूस करता है तो आपको लगता है सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। चीज कहीं पर कुछ ऐसा आभास हुआ या आपको लगा कि समय के साथ जब FIR लिखनी थी, जब कार्रवाई होनी थी, हुई है? हाँ, FIR समय से FIR हुई है और समय से सब कुछ चल रहा है। SIT की जांच भी चल रही है, CBI की जांच के भी आदेश हैं, नार्को टेस्ट के भी आदेश हैं। और देखिए समय के साथ सब खुलासा होगा और धैर्य रखिए, समय के साथ असली दोषी कौन है वो सामने आएगा। बस हमें दुख तो इस बात का भी था कि एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई और उसका अपराध दिया चाहिए, लेकिन दुख इस बात का भी है कि जो हमारे हाथरस में शांति थी, जो षड्यंत्रकारी इस शांति को भंग करना चाहते थे, उनका खुलासा होना चाहिए। और योगी सरकार से हमें विश्वास है वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। इन षड्यंत्रकारियों ने जितना पैसा इकट्ठा करके इस हाथरस जैसे जिले को, जिसमें कभी भी कोई दंगा फसाद नहीं होता था, इतना दंगा हम तो वैसे ही पहले कोरोना के उससे परेशान है। कोरोना जैसे आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के एक नेता ने कहा कि ये बड़ा रेप है, वहां पर तो छोटी मामूली घटनाएं हुई हैं। कहीं आप लोगों के मन में ये उठा कि हाथरस की घटना पर ही सिर्फ फोकस है? मैडम रेप तो रेप होता है, छोटा बड़ा कहाँ से होता है?
वारदात होती है, घटना होती है, घटना के नजरिए से देखना चाहिए। छोटी बड़ी कैसे हो जाएगी? क्या मतलब है? दलित की होगी तो छोटी हो गई, ठाकुर की हो जाती तो बड़ी हो जाती? ऐसा कुछ नहीं है। केवल इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, भुनाया जा रहा है इसको वोटों के माध्यम से। राज्य बदलने से बदलता है रूप? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य बदलने से कैसे बदल जाएगा रूप? राज्य बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा मैडम। अगर वहाँ होता है तो वहाँ पे भी यही है, यहाँ पे होता है यहाँ पे भी। बदलता है? नहीं मैम, कभी नहीं बदलता है, लेकिन मोटिव ये है कि बेनिफिट देखा जाता है उसमें, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन से स्टेट में बेनिफिट है, तो वहाँ पे वो मुद्दा उठाया जाता है, वरना नहीं उठाया जाता है। क्योंकि रेप सारे कंट्री में हो रहे हैं, ये नहीं है कि यूपी में दंगा भी हो तो किसको क्या फायदा है? फायदा ये है मैम, ये दंगा करा के ना, एक तो इमेज खराब होती है, स्टेट गवर्नमेंट की इमेज खराब होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की इमेज खराब होगी और कंट्री का नाम खराब होगा। क्योंकि इसमें जो फंडिंग हो रही है, ये PFI की फंडिंग जो हो रही है, जो अदर कंट्रीज से हो रही है, वो क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें? वो राष्ट्रीय रूट से हो रहा है, तो ये देश को बदनाम करने की साजिश? मैम सीधे देश को बदनाम करने की साजिश है, सीधा यूपी को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं लोग, PFI की फंडिंग हो रही है, यहाँ पे सीधा योगी जी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इधर हाथरस के बुलगड़ी गांव से थोड़ी तनाव की खबरें आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष में, इधर देखिए पीड़ित परिवार का पक्ष है, वो कह रहा है कि गांव में हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, हम इस गांव में अब रहना नहीं चाहते हैं। दूसरा पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। इस बीच गांव वाले कह रहे हैं कि हाथरस को बदनाम मत कीजिए, अगर दोषी है सजा दीजिए, निर्दोष को सजा ना। हाथरस कांड मीडिया की सुर्खियों में है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सियासी पार्टियां बुलगड़ी गांव की परिक्रमा कर रही हैं, लेकिन पीड़िता का परिवार तो गांव छोड़ने की बात कर रहा है। परिवार वालों का कहना है कि वो दहशत में है, गांव में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। गांव का तो कोई साथ नहीं दे रहा है। गांव के लोगों ने ये भी नहीं सोची कि लड़की की मौत हो गई है, चलिए लड़की की मौत हो गई तो अंतिम संस्कार कैसे गया, वो यहाँ पे एक भी नहीं आया पूछने के लिए आप भूखे हो, प्यासे हो, कैसे रह रहे हो। कोई भी चाय तक के लिए नहीं पूछने आया यहाँ पे। उनको पता है कि आदमी कैसा था प्रकाश, उनके बच्चे कैसे थे और ऐसा उनके साथ हुआ कैसे, ये लोग पूछने भी नहीं आए गाँव के। पीड़िता के पिता के दुखों का कोई अंत नहीं है। एक तो उनकी बेटी के साथ बर्बरता हुई, आधी रात को बेटी का शव फूंक दिया गया, अब उन्हें तो चारों तरफ डर ही डर दिखाई दे रहा है। हमारे सामने तो बाबूजी हमें दुनिया में अब कोई दिखाई ना दे रहा, क्योंकि हमारे तो यही दिखाई दे रही है कि हमें तो आगे चल के मौत ही है, कि हमारी बेटी को जिंदगी इतने पार कर दी, फिर बाकी बाद में न तो कागज हमारी बेटी को हमें अंतिम संस्कार भी कराए, तो कम से कम अब हमें कैसे संतुष्टि हो। उधर पीड़िता के भाई का कहना है कि लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गांव का हालात अब इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि पूरा सब लोग इकट्ठे होकर दबाव पूरी तरह से हम कर रहे हैं, हर तरीका से मोड़ दे रहे हैं। तो इस गांव में हमें रहना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर तरीके से तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं, ऊपर से ऊपर मारने की धमकी दी जा रही है। छोटे भाई को जब एक संदीप नहीं रहेगा तो दूसरा संदीप कैसे रह पाएगा, ये भी हमने सुना जा रहा है। हाथरस कांड पर सियासत गरमाई हुई है। सभी पार्टियां पीड़िता के परिवार के साथ का दावा कर रही हैं। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी परिवार के आंसू पोंछने लगे हैं। फिर भी परिवार दहशत में क्यों है? उधर आरोपी पक्ष की तरफ से लगातार पंचायतें चल रही हैं। पीड़ित परिवार पर झूठ बोलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो नहीं पता है कि काय मतलब लगाए हो जी, झूठो इंजाम काय मतलब लगाओ है। हम तो नहीं करना है, टेस्ट करवा ले, जो दोषी है तो मारो, गोली मारो, छूटा तो, और दोषी ना है तो बाहर करो। उधर गांव के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो, दोषी को सजा मिले। उसने किया उसको जांच मिले सजा, और जो निर्दोष है उसे छोड़ दे। हाँ, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिले। तो माँ बाप तो होते, माँ बाप मई है लड़की के, और लड़की को माँ से लेके गए, माँ से फिर लाए के तब तक बाद में शमशान घाट में आई है। हाथरस कांड की जांच अभी SIT कर रही है। हो सकता है कि आगे की जांच CBI करे। फिलहाल तो गांव में तनाव है, दोनों पक्ष इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। श्वेता सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार कुणाल, हाथरस, आज तक।
कुणाल कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हाथरस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, क्या परिस्थिति है, आप बताइए। आप लोग वहां पर मौजूद है, समझ में आ रहा होगा, क्या वाकई ये तनाव है, तनाव बढ़ रहा है? सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स, क्या कुछ वहां पर नजारा है? देखिए अंजना, जिस समय ये पूरा मामला आया उसके बाद सवाल सबसे बड़ा जो था वो सुरक्षा पर था, परिवार की सुरक्षा पर। परिवार अभी भी चिंतित है, परिवार अभी भी यही पूछ रहा है कि हमें एक तरीके से सोशली बॉयकॉट कर दिया गया है, बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। और तमाम सुरक्षा के जो दावे हैं पुलिस की तरफ से, चाहे वहां पर व्यवस्था की जा रही है पुलिस बल की, सभी को एक एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे आज 4 लगाए गए अंजना, लेकिन उसके बाद भी जो परिवार से हमने बात की उनका कहना है कि यहाँ पर हमें डर लग रहा है, यहाँ हम जिस तरीके से सामाजिक बहिष्कार हुआ है उसके बाद रहने की स्थिति नहीं है। तो ये तमाम चीजें, तमाम राजनीति अपनी जगह पर, लेकिन जो असली चीज है वो ये है कि जो पीड़िता है और पीड़िता का परिवार है वो अभी भी न्याय की गुहार लगा रहा है। आप दोनों का धन्यवाद, कुणाल कुमार हमारे सहयोगी और जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और हाथरस की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि अगर वाकई तनाव है तो किस तरह के एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से अब जाकर उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है गवाहों की सुरक्षा के लिए, पीड़िता के परिवार की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, जानकारी आ रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और गांव में आने जाने वाले लोगों का मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रही है। हाथरस की पीड़िता के घर सरकार ने लगाया पहरा। पीड़िता के घर की सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर से निगरानी। हाथरस में पीड़िता के घर लगाई 3 लेयर की सिक्योरिटी। हाथरस कांड ने देश को हिलाकर रख दिया है। सच क्या है, इसकी शिद्दत से पड़ताल चल रही है, लेकिन जांच के बीच पीड़िता के घर सख्त पहरा बिठा दिया गया है। आप देख सकते हैं पीड़िता के घर पर प्रशासन सीसीटीवी कैमरे लगवा रहा है। गांव में भी कई खास पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पीड़िता के घर में एंट्री से पहले मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है, जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन का पहरा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। एक कैमरा घर के अंदर है और दूसरा जिस रास्ते से लोग इधर आते हैं उस रास्ते पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इससे पूरी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरों के लिए परिवार वालों से सहमति ली गई है। परिवार वालों ने जब सहमति दी उसके बाद सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरा इस रास्ते में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। मेटल डिटेक्टर जरिए ही लोग इस रास्ते से गुजर करके अंदर आ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने का सीधा और साफ मकसद ये है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहे जिससे कि परिवार वालों पर किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो सके। ये सीसीटीवी कैमरा एक गैलरी में लगाया गया है और दूसरा कैमरा घर के अंदर लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति पीड़िता के घर में दाखिल ना हो सके। देखिए, किसी को भी किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से शुरू से ही इसमें बहुत ही सजग रहा है और चाहे गांव के बाहर की सुरक्षा हो, गांव के अंदर की सुरक्षा हो या परिवार की सुरक्षा हो, सभी इंश्योर की जा रही है। 3 लेयर सुरक्षा है, साथ ही साथ पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाए गए हैं और उसी क्रम को और पुख्ता करते हुए आज यहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया है ताकि परिवार में जो भी हो पहले उसके अच्छी कोई भी जाने का प्रयास करे उसके अच्छे से जांच हो सके और साथ ही साथ परिवार के कंसेंट, उनकी अनुमति के बाद ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं और ताकि अगर कोई ऐसा तो ना हो कि अनाधिकृत रूप से कोई उनके घर में घुसने का प्रयास करे। लेकिन हम जानना चाहते थे कि प्रशासन की निगरानी के पीछे असली मकसद क्या है। इस सुरक्षा और पहरेदारी को लेकर पीड़ित परिवार क्या कहता है।
व्यवस्था तो अब सरकार अपनी तरफ से कर रही है, अब वह चीजें हम लोग तो ना कर सकते। सही है, सुरक्षा व्यवस्था हो रही है तो ये आपके लिए अच्छा है, खतरा टलेगा। कल से जो लगाई गई इससे थोड़ा हमें अब तो थोड़ा भय कम हो गया हमें, क्योंकि उन्होंने सब आश्वासन दिया ये भी सर ने कि हम लोग आपके साथ हैं, कहीं भी आपकी जरूरत हो जाने की तो हमें बताइए। और आज जो कैमरे लगाए जा रहे हैं अच्छा, हाँ ठीक है, हमारे ये भी निगरानी में रहेंगे, जो कि आता नहीं जाता है, कौन संदिग्ध है कौन है, सबको जानकारी देख के पता को आ जाएगा, ये सही है। आप लोग अभी तक की सुरक्षा से अब संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, हाँ सुरक्षा ठीक है। नहीं, कैमरे लग रहे हैं, अच्छा है, कैमरे लग रहे हैं, क्योंकि जो आने जाने वालों को सबको पता चलेगा कौन कहाँ से आ रहा है, ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। और हाँ, जो भी सिक्योरिटी लगाई गई है ना, तो हम लोग थोड़ा ना रिलैक्स फील कर रहे हैं कि ना, ये नहीं है कि थोड़ा डर कम हुआ है। हम आपको बता दें कि हाथरस कांड में दंगों की साजिश का खुलासा होने के बाद पीड़ित परिवार गांव छोड़ना चाहता है। परिवार का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। और अब हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कैसे लगभग 104 बार बातचीत हुई है आरोपी संदीप ठाकुर और पीड़िता के भाई के बीच में। फोन तो पीड़िता के भाई का है, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि बात किससे हो रही थी और क्यों। उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मरने से पहले हाथरस के बुलगढ़ी गांव की पीड़िता कैमरे पर कह कर गई थी उसका रेप हुआ है, लेकिन इंसाफ की आवाज ने जैसे ही जोर पकड़ी, हाथरस कांड में सियासत और साजिशों का दौर चल पड़ा। अब हाथरस कांड को लेकर हर रोज बड़े बड़े और बेहद सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। और इस वक्त पीड़िता के भाई और आरोपी संदीप ठाकुर के कॉल रिकॉर्ड ने केस में भूचाल चला दिया है। जी हां, पुलिस सूत्रों से पता चला है कि संदीप को पीड़िता के भाई के नाम से एक नंबर से लगातार कॉल आए। पीड़िता के भाई के नंबर और आरोपी संदीप ठाकुर के बीच 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक करीब 104 दफा कॉल किए गए और दोनों नंबरों के बीच करीब 5 घंटे से ज्यादा वक्त की बातचीत का रिकॉर्ड है। अक्टूबर 2019 से लेके मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर 6 महीने में 104 कॉल। गांव में रहते हैं और हमारे लोग तो काम करते हैं उन लोगों के यहाँ। गांव में संवाद नहीं होता क्या? गांव में संवाद नहीं होता था, लेकिन किसी की मनसा क्या है, किसी के अंदर कितना छल छिपा है, ये कौन जानता है। लोग तो पीठ में खंजर जो है अपना बन के घोंपते हैं। इस कॉल डिटेल से ये भी पता चलता है कि आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच जान पहचान थी। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि पीड़िता के परिवार में कौन आरोपी संदीप ठाकुर से बात कर रहा था। पुलिस सूत्रों के माने तो अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पीड़िता के परिवार में से ये आवाज किसकी थी। पीड़िता के भाई का कहना है कि ये फोन उनकी बहन ने कतई नहीं किया होगा। ये जो सब गलत बात है, ये जो कि यहाँ से जो फोन हमारे ये घर पे रहता है, फोन आता है कब जाता है ये तो हमें पता नहीं है। कैसे क्यों फंसा जा रहा है 104 बार कॉल, और कौन इतनी देर 22 मिनट बात करेगा, क्योंकि वो लड़की हमारे घर की निगरानी में रहती थी। हमें कोई कोई डाउट नहीं था किसी चीज से, तो हम ऐसे उसको ऐसा कैसे समझ सकते हैं वो किसी और से बात कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं आपको नहीं पता होगा लड़की फोन कर लेती हो, उधर लड़के की तरफ से फोन आ जाती हो? जी नहीं, यहाँ फोन तो एक ही रहता है, फोन पापा पास रहता है या फिर घर में दादी वादी के पास रखा रहता है। तो हमें कोई अपने लड़की विश्वास है, पर वो लड़की ऐसी नहीं है हमारी जो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। क्या लगता है ये पूरा ये षड्यंत्र से रचा जा रहा है, हर तरीका से रचा जा रहा है। कभी कहते हैं कि लड़की चल की गई है, वहां से मार डाली है, कभी कुछ कहते हैं रात के 9:30 बजे मार डाली। और ये बताइए इतने पर्स क्यों लगाए जा रहे हैं? लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि जब 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके बाद से यानी मार्च 2020 से सितंबर 2020 के बीच के कॉल रिकॉर्ड्स कहां हैं? आज तक ने इन कॉल रिकॉर्ड्स को लेकर एसआईटी के अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
TDR कल आया है, उसको लेकर के तमाम चर्चा है, कॉल डिटेल है और भी बाकी जगहों पर आप कल गए थे। बाकी हम और डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। आरोपी संदीप ठाकुर और पीड़िता के भाई के फोन नंबर के कॉल रिकॉर्ड ने हाथरस कांड में खलबली मचाई है, लेकिन दोनों नंबरों के बीच क्या बातचीत हुई है, इसका सच बाहर आना भी जरूरी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ कुमार कुणाल, हाथरस आज तक। पूरे मामले में ये CDR, ये फोन कॉल रिकॉर्ड्स आने के बाद से भी हड़कंप मचा हुआ है, बवाल है, लेकिन इन सब के बीच वो सियासी विरोध जो पहले दिन से देखा जा रहा था। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से आज तक ने खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार ने हलफनामा दिया है और उस हलफनामा में सरकार साफ स्पष्ट ये कह रही है कि हाथरस की आड़ में कोशिश ये थी कि यूपी को जलाया जाए, दंगे वहां पर भड़काए जाएं और इसके लिए बकायदा जस्टिस फॉर हाथरस जैसी एक वेबसाइट बनती है। PFI का उसमें रोल है, SDPI का उसमें रोल है और ये जो अलग अलग कोण इसमें उभर कर आ रहे हैं साजिश के, उसमें एक कोण आपसे भी जुड़ रहा है, ये आरोप है। देखिए, न्याय तो नहीं दे सकते हैं, आरोप ही लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 14 दिन तक जब इस मामले को में न्याय नहीं मिला, 14 दिन तक जब इस मामले पर कोई आवाज नहीं उठी, तब हम लोग वहां गए थे। 14 दिन तक मुख्यमंत्री क्या करवा रहे थे? क्या इतनी बड़ी घटना का संज्ञान प्रशासन ने ऊपर नहीं दिया था? सीनियर अथॉरिटी तक नहीं पहुंचाया था? 14 दिन तक ये जो बताया जा रहा है कि सब चीजें हो रही, 14 दिन तक ये गांव के लोग, ये लोग जो कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो लोग कहां थे? उन्होंने कितना प्रयास किया कि इस मामले में न्याय हो? 14 दिन तक प्रशासन ने किया क्या? और आप ये बताइए, आज बता जरा वेबसाइट बन रही है, किसने बनाई वेबसाइट? 3 दिन सरकार ने आराम से सोचा कि हम लोग किस तरह इस मामले को डाइवर्ट करें, किस तरह से इस मुद्दे से लोगों को भटकाएं, इसलिए उन्होंने सब चीजें बनाई। और उनके पास ये पहला मामला नहीं है, जब भी कुछ होता है तो वो इस तरह से मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री न्याय नहीं दे सकते। अगर मुख्यमंत्री न्याय देते तो 14वें दिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। ये सब लोग वही हैं, सब चीजें वही हैं, बस अब तो न्याय की परिभाषा क्या है चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी, इंसाफ की, न्याय की परिभाषा क्या है? क्योंकि अधिकारियों को सस्पेंड किया है सरकार ने, CBI जांच जो कि देश की सर्वोच्च एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन उनको दे दिया है। कल हलफनामा जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया तो सरकार ने यह तक कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही आप जांच चाहते हैं तो वो भी करवा लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब तो मामला कोर्ट में है, क्या है फिर आपके लिए इंसाफ और न्याय की परिभाषा? जी, मैं यही तो पूछ रहा हूं, अब हम लोग कर क्या रहे हैं ऐसा? जब मामला कोर्ट में, फिर ये जाते पंचायतों की अथॉरिटी वहां क्यों दी जा रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि न्याय की परिभाषा यही है कि जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिले, और सजा का एक पैमाना यह है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो। इसलिए पीड़ित परिवार ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस द्वारा की जाए। उनको CBI पे भरोसा नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना उन्होंने कि आप करवा लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, कह दिया ना, तो फिर आप इंतजार क्यों नहीं करते हैं इन्वेस्टिगेशन का और कोर्ट तक मामला पहुंचे उसका? तो मैं मना कहां कर रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं ऐसा? मैं कोई पंचायत कर रहा हूं क्या? पंचायत तो जो लोग कर रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अच्छा आप मुझे बताइए अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? अगर सब कुछ ठीक हो रहा था, अगर सब कुछ सही था तो सस्पेंड क्यों किया गया? रात के अंधेरे में बच्ची को जलाया जाता है, इससे आक्रोश बढ़ता है या कम होता है? तमाम तरह पीड़ित परिवार को बंधक आप बना देते हैं, उनके फोन छीन लेते हैं, मीडिया के लोगों द्वारा बताया जाता है, मीडिया के लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए, इससे जन आक्रोश बढ़ता है या जन आक्रोश समाप्त होता है? चंद्रशेखर जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए 29 तारीख को चंद्रशेखर जी आपने एक ट्वीट किया था, ठीक है? सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। आवाज उठाना नहीं, पीड़ित परिवार के लिए हम सब कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। मैं उस बात का समर्थन करती हूँ आपका कि जो गलत हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपकी इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ, लेकिन देखिए आरोपों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। आपका जो आपका ट्वीट है 29 तारीख का, आपने लिखा, हमारी बहन बेटियों की जान इतनी सस्ती नहीं, हमें न्याय चाहिए। केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा, फर्स्ट क्लास नौकरी और आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 30 दिन में सजा की घोषणा करे। यदि 24 घंटे में हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो भीम आर्मी भारत बंद करेगी। ये 29 तारीख का आपका ट्वीट है। कब करेंगे आप भारत बंद?
क्योंकि इन तीनों में से तो कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। कब करेंगे आप भारत बंद? अगर क्या सिर्फ ये एक उकसावे का एक बयान था? क्या सिर्फ ये एक उकसावे भरा ट्वीट था? सिर्फ जनता को उकसाने के लिए ट्वीट था ये? मैं क्या कह रहा हूं बहन, मेरी बात सुनिए ना। अगर न्याय की आवाज उठाना, विरोध करना, आंदोलन करना अपराध है तो मुझे सजा दी जाए। भारत बंद यहाँ पहली बार नहीं हुआ है। 29 तारीख से लेकर आज 7 अक्टूबर हो गई है चंद्रशेखर जी। भारत बंद करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, भारत बंद करूंगा और बता के करूंगा मीडिया को। मैंने पहले भी किया था 23 फरवरी को, उससे पहले 2 अप्रैल को भी। जब जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा, प्रशासन सरकार के लोग मिलके अपराधियों के पक्ष में खड़े होंगे, आरोपियों के पक्ष में खड़े होंगे, सिस्टम हमें न्याय नहीं देगा, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपने लोगों से अपील करूंगा कि वो भारत बंद करें। हाथरस कांड के बाद देश में सियासत भी तेज है, साजिश की थ्योरी आ रही है, लेकिन इन सब के बीच राजस्थान से आने वाली खबरें भी परेशान कर रही हैं। एक बार फिर से रेप का मामला सामने आया है, गैंग रेप का मामला है, नाबालिग से। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में रेप का सिलसिला नहीं रुक रहा है। गहलोत राज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बेटियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं। अब राजस्थान के बाड़मेर में एक खेत में काम करने वाली बच्ची को अगवा करके रेप किया गया। 2 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आए और खेत में काम कर रही लड़की को उठाकर ले गए। एक दरिंदे ने लड़की के साथ रेप किया, जबकि दूसरे ने उसकी अश्लील फोटो कैमरे में कैद कर ली। पीड़िता का जिले के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने जब तलाश की तो गांव ही के स्कूल के बाहर वो अचेत अवस्था में मिली। उसको तुरंत हमने बेहतर इलाज के लिए बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में एडमिट कराया। होश में आने पर उसने बयान दिए कि 2 लड़के जो है वो उसको ले गए थे और उसके बाद एक ने उसके साथ बलात्कार किया और एक ने उस बात का वीडियो बनाया। अभी चूंकि वो उनके नाम नहीं जानती है तो हमने एक प्रकरण अज्ञात 2 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया है। हम आपको बता दें कि देश में राजस्थान जैसे रेप कैपिटल बना हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप हुए हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, आज तक। अब बात जरा रिया चक्रवर्ती की करते हैं, क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई। सभी को इंतजार था कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है ड्रग्स का। इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे 28 दिनों बाद रिया चक्रवर्ती को जेल की कैद से मुक्ति मिल गई। सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के मुचलके और कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है। रिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। साथ ही रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए भी मंजूरी लेनी होगी। जब भी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें हाजिर होना होगा। हम आपको बता दें कि रिया को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली है, जबकि रिया के भाई शोविक और ड्रग पैडलर बासित परिहार की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट की है। सुशांत के स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। एनसीबी ने कहा है जिन्हें भी कोर्ट ने बेल दी है वो उसके खिलाफ अपील करेगी। रिया चक्रवर्ती की जमानत पर उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, रिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। तीनों केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई, ईडी और एनसीबी की मिली भगत से ये किया गया है। हम सत्य के साथ हैं। हम आपको बता दें कि रिया और उसके भाई शोविक की कई ड्रग्स पैडलर्स के साथ व्हाट्सएप चैट सामने आई थी। एनसीबी ने पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार करके मुंबई की बायखला जेल में भेज दिया। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली, सुशांत ड्रग्स लेते थे। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. Yes, Sushant used to smoke marijuana, और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। हम आपको बता दें कि सुशांत केस में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने भी सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 7 डॉक्टरों की इस टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया था। उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था। विद्या के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।